भारत में इस वक्त इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी चिंता स्टॉक मार्केट को लेकर है। लगातार सेंसेक्स गिरता जा रहा है। इसी बीच में हमारे साथ इस वक्त हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट सुनील सिन्हा। उन्हीं से बात करते हैं। प्रोफेसर भी हैं और बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं मार्केट्स की भी। जिस तरह से हम ट्रेड वॉर देख रहे हैं और यूएस चाइना की जहाँ बात आ रही है, वहां पे आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंडिया की मार्केट्स किस तरह से इम्पैक्ट हो रही हैं? ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए और उसके बाद से ही हलचल शुरू हुई मार्केट में। पर वो वीकेंड्स था, तो आज जब वीकेंड के बाद मार्केट्स खुले हैं तो बिल्कुल साफ जो उसका असर है वो मार्केट्स पे सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब दिख रहा है। अमेरिकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। हमारे देश में सेंसेक्स जो है वो भी तकरीबन 2800 पॉइंट से नीचे गिरा है और इन्वेस्टर्स का तकरीबन जो है मोर देन 1 लाख करोड़ जो वैल्यूएशन है वो वाइप आउट हो चुका है। तो जब हम इन चीज़ों की तरफ नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब का असर जो है इन्वेस्टर के ऊपर या बिजनेसेस के ऊपर क्या पड़ेगा, तो पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेसेस के ऊपर तो सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो भारत से एक्सपोर्ट्स यूएस में जा रहे थे वो महंगे हो जाएंगे और महंगे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी डिमांड जो है वो यूएस इकोनॉमी में कम जाएगी और वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए हमारी जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है महंगी चीज़ों की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पहले के मुकाबले गिर सकता है। और एक्सपोर्ट अगर गिरेगा तो एक्सपोर्ट से जो आपकी अर्निंग होती है, इनकम होती है, वो गिरेगी और उसका फिर चेन रिएक्शन ये हुआ कि जो कंपनीज हैं हो सकता है वो अपने ओवरऑल प्रोडक्शन में कमी करें, हो सकता है अपने एम्प्लॉयमेंट में कटौती करें। तो ये तमाम चेन रिएक्शन पॉसिबल हैं। अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये किस हद तक जाएगा, पर इतना ज़रूर है कि इसका असर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और भारत का जो एक्सपोर्ट्स खास करके यूएसए में जाता है वो प्रभावित होगा। तो इससे क्या सीख लेना चाहिए? क्योंकि भारत रेयर सेल्फ रिलायंस की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो इस बार वो एक्सप्लोर करना चाहिए या लुक ईस्ट पॉलिसी है, ऐसी कई चीजें हैं। आपको क्या लग रहा है? या एक और जो बात का लोग कह रहे हैं कि क्या भारत चाइना को रिप्लेस कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है वो ये है कि जो भारत का एक्सपोर्ट जो यूएसए में हो रहा है, तो ये जो टैरिफ मिस्टर ट्रंप ने लगाया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो सिर्फ भारत पे ही नहीं लगाया, तमाम और देशों पे भी लगाया है। तो भारत से जो एक्सपोर्ट यूएसए को जा रहा है उसमें जो गिरावट दर्ज हो सकती है वो वहाँ की जो डिमांड है कम होने की वजह से होगी। परंतु एक चीज़ और देखने वाली ये है कि भारत के जो निर्यात है उसका भारत का कॉम्पिटिटर कौन है। अगर वो कॉम्पिटिटर कंट्रीज पर भारत से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगी है तो उसका सामान भारत के सामान से भी महंगा हो जाएगा, तो वहाँ पे भारत के एक्सपोर्ट को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर केक का साइज 4 सेंटीमीटर का था लेकिन जब इंपोर्ट ड्यूटीज ये जो लगी हैं उसके बाद वो केक का साइज ही घट जाएगा, क्योंकि डिमांड घट जाएगी। उसमें हमारा प्रतिशत अगर बढ़ भी जाता है क्योंकि हम पे कम ड्यूटी लगी है बनिस्पत के चाइना पे, पर वो फिर भी उतना नहीं होगा जितना कि अभी है। तो किसी भी एंगल से आप देखें निर्यात पे असर तो पड़ेगा और उसका जो खामियाजा है वो भारत अर्थव्यवस्था को पर फिर भी जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि भारत चाइना की तरह जो है वो बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है। हम प्राइमरीली जो है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। इसलिए अगर हम पूरी जीडीपी में भारत के निर्यात का प्रतिशत देखें तो वो प्रतिशत जो है चाइना के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए जितना झटका
चाइना को या वियतनाम को या और वो जो कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा निर्यात पे डिपेंडेंट है, जैसे जापान है, उन पर पड़ेगा, उतना भारत पे नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादातर जो है हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन से बनी हुई है। तो कुछ हद तक एक्सपोर्ट पे, इसलिए जो एक अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे 0.2% जो जीडीपी है उससे ज्यादा का असर नहीं होगा। और वो कुछ और लोगों ने अनुमान लगाया, तो कुल मिलाकर के इस ट्रंप के जो टैरिफ की वजह से जो हमारे जीडीपी में गिरावट आ सकती है वो 0.2% से 0.9% की होगी। जो आप बोल रहे हैं कि एक रिपल इफेक्ट है, भारत को थोड़ा कम छूता है, लेकिन हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उसको कैसे इम्पैक्ट? ग्रोथ स्टोरी को वही मैंने कहा कि जो हमारा निर्यात है वो रिलेटिवली जो है वो जीडीपी का कम प्रतिशत है, इसलिए हम थोड़ा कम प्रभावित होंगे। पर यह भी कहना उचित नहीं होगा कि हम प्रभावित तो होंगे ही होंगे। और जैसा मैं अभी कह रहा था कि उसकी वजह से अगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है 0.2% से 0.9% गिर सकती है, तो इस समय जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ इस साल 2025 और 26 में तकरीबन 6.5% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो अगर 0.2% से गिरेगा तो वो 6.3% का ग्रोथ हो जाएगा, अगर 0.9% से गिरेगा तो वो 6 से नीचे चला जाएगा 5. इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स बने रहें, नुकसान झेलें, या आपको लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करें, या फिर प्रॉपर्टी, गोल्ड, बाकी सारी चीजें, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समय? देखिए, ऐसी जो स्थिति है इसमें अगर इन्वेस्टर्स के पास क्षमता है इन्वेस्टेड रहने की, तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि ये अपहीवल का असर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और इवेंचुअली एक दौर ऐसा आएगा कि जो है वो अर्थव्यवस्था पुनः जो है वापस पटरी पे आएगी। हाँ, इस बीच में इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, परंतु अगर आप में कैपेसिटी इन्वेस्टेड रहने की तो आप करें। अगर कैपेसिटी नहीं है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो काफ़ी फ्लूइड है और किस तरफ जो इकोनॉमी का या फाइनेंशियल मार्केट का रुख होगा ये पता नहीं है। तो थोड़े दिन बने रहें, स्थिति को देखें और उसके बाद अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है और आपको ऐसा लगता है, स्टॉक्स की बात आ रही है, बट इसका क्या कोई रिपल इफेक्ट हो सकता है रियल एस्टेट पे, या फिर जैसे गोल्ड हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है? तो नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर कोई इन्वेस्टर है इस समय इन्वेस्ट करने की स्थिति में, तो अब अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है तो कई बार एक किस्म का डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय आप दूसरे जो एसेट क्लासेस हैं उनकी तरफ देखना शुरू करते हैं। वो गोल्ड हो सकता है, वो रियल एस्टेट हो सकता है, या कुछ कमोडिटीज भी हो सकती हैं। बट इस समय जो हालात है उसमें कमोडिटी के प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, जैसे तेल की कीमतें भी कम हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में तो बेस्ट तरीका, जैसा मैं कह ही रहा हूं, कि थोड़े दिन अपने आप को स्थिर रखें और जो भी इन्वेस्टमेंट जहां है उसको वहीं रहने दें कहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट हुई है ये थोड़ी बहुत संभल रही है, तो ऐसे में मेरी समझ से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का ये एक बहुत उचित समय है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक मार्केट नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा, चाहे वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए या 1 साल के बाद जाए। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास 3 से 5 साल का यूनिवर्सिटी में हाँ, तो हाँ बिल्कुल, अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास 3 से 5 साल का होराइजन है कि वो इन्वेस्ट करके उस पैसे को भूल सकता है, तो ये तो बहुत ही सही समय है स्टॉक में लगाने। लेकिन हाँ, उसमें भी जो एक ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ रिस्की स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्टेबल स्टॉक्स होते हैं। और स्टेबल स्टॉक्स से मेरा कहना यह है कि जो बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, तो पैसा अगर लगाना है तो उनमें लगाना चाहिए, स्टेबल स्टॉक्स में। संयम बरतें, और अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो यही टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से
काबू करने का, और खासतौर पे आप अगर मार्केट में पहले नहीं लगा रहे हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। रिपल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि एक लार्जर इम्पैक्ट हो, लेकिन जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सीधा बात आ रही है कि संयम बना के रखें, कुछ समय बाद बाउंस बैक मार्केट जरूर करेगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।